आज ज़रा करते हैं इस बारे में बात कि अगर आपका नुकसान हो जाए तो उसका जुर्माना क्या होना चाहिए, उसका हर्जाना क्या होना चाहिए। इसके लिए कवानीन हैं और ख़ास तौर पे अगर आप किसी भी अरेंजमेंट में जाते हैं, चाहे वो आप एक किसी यूनिवर्सिटी से आप एजुकेशन यानी आला तालीम हासिल कर रहे हैं, किसी हस्पताल में आप इलाज मुआलजे के लिए जा रहे हैं, किसी कंपनी में आप काम करते हैं, बल्कि यहाँ तक कि आप रिश्ता अज़दवाज में बनते हैं, ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। दुनियावी तौर पे इनके लिए एक दायरा कार बनाया जाता है और अगर आपकी नीड्स पूरी ना हो या आपको किसी ना किसी किस्म का नुकसान दूसरी पार्टी पहुंचाए तो उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। हमारे माशरे में इसकी आगही बहुत कम है। इनफैक्ट हमारे माशरे में जो प्रेवलेंट सिस्टेमिक तरीका है विक्टिम शेमिंग का और विक्टिम को मज़ीद कमज़ोर बनाने का, आप यही देखिए कि एक शख्स अगर बाहर निकल के कोई बात भी करता है तो ऐसा लगता है कि गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं। उस शख्स की अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री आपके सामने रख दी जाती है कि कहाँ कहाँ उसने गलती की, जबकि ये सिस्टम उसको पहले लीवे दे रहा था। लेकिन जहाँ उसने अपने हक की बात की या अपने साथ होने वाली किसी ज़्यादती का जिक्र किया तो फिर आप उसकी पूरी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं या उसके कैरेक्टर को इवैल्यूएट करने लगते हैं। सवाल फिर ये पैदा होता है कि क्या इसी तरह खामोशी से ये सिस्टम चलने दिया जाए? अगर आपका कोई नुकसान हो तो अल्लाह तवक्कल छोड़ देना चाहिए, या अपने आप को, अगर आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं तो सही वक्त का इंतज़ार करें और अपना बदला खुद लें। करना क्या चाहिए और ये कवानीन हमें किस किस्म की तक़वियत दे रहे हैं, किस किस्म का सहारा दे रहे हैं? क्या इनके ज़रिए हम अगर एक सर्टन लेवल का नुकसान बर्दाश्त करते हैं तो उसका हर्जाना हमें मिल सकता है या नहीं? आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। नुकसानात की भी कई किस्में होती हैं जी। वक्त का नुकसान हो सकता है, आपकी रेपुटेशन का नुकसान हो सकता है, आपका माली नुकसान हो सकता है, और अब जिसको फाइनली हम थोड़ा बहुत समझने लगे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ या आपके ऊपर जो जहनी दबाव पड़ता है वो भी एक नुकसान है जिससे आप गुजरते हैं। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। ज़बरदस्त पैनल आज मौजूद है। आज हमारे साथ है आमना अलाउद्दीन, उस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। बहुत शुक्रिया आमना आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं दानिश सुमरो, आप एडवोकेट हैं एट द हाई कोर्ट। थैंक यू दानिश फॉर बीइंग हियर। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अनदर पर्सन फ्रॉम मीडिया, अली हमारे साथ मौजूद है, अली रज़ा, हु इज़ आल्सो एन आरजे। थैंक यू अली फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। अली, अगर शुरुआत आपसे करूँ, हम अगर मीडिया में ही बात करते हैं तो टैलेंट के साथ आए दिन उनके साथ जो वादा किया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं वो पूरे नहीं किए जाते। देयर सो मेनी टैलेंटेड पीपल जो कहते हैं कि जी हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा थे बट वी वर नॉट लुक्ड आफ्टर। कॉपीराइट तो है ही नहीं कि आपको उस चीज़ के एवज़ जो भी आपकी कॉम्पनसेशन है वो मिले, बल्कि जो आपका हक होता है, जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई इतने पैसे मिलेंगे, वो तक नहीं दिए जाते। वेयर इज़ द गैप? एंड आपने देखा है कि लोग इसको किस तरह सोशल मीडिया पे एक थ्रेड देकर भी उनका तो मेरे ख्याल में थोड़े दिनों उस पर बात होती है लेकिन उसका असर या उसका नतीजा तो कोई नहीं निकलता। एक्चुअली आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम डर का हमारे अवाम में बैठा हुआ है कि उनको लगता है कि अगर हम किसी को पिन पॉइंट करेंगे किसी भी इंडस्ट्री में तो हम सब उस मार्केट के अंदर काफ़ी बदनाम हो जाएंगे, काफ़ी हमारा नाम उछाला जाएगा, जिस वजह से वो अक्सर बर्दाश्त कर लेते हैं। कॉम्पनसेशन के अलावा अक्सर ऐसा होता है कि हक भी मारा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी एक चीज़ या आपकी एक्टिंग के लिए या आपकी एक शो के लिए फीस है, वो एक उससे काफ़ी नीचे काफ़ी परसेंटेज गिरा के दी जाती है। और अक्सर ऐसा होता है कि एक आर्टिस्ट को फील हो रहा होता है कि यार दिस इज़ नॉट माई वैल्यू, लेकिन वो चुप करके काम कर रहा होता है क्योंकि उसे होता है कि कहीं ना कहीं अगर मैंने फिंगर पॉइंटिंग की तो मुझे हो सकता है अलविदा कह दिया जाए, उस पर्टिकुलर चीज़ से बाहर कर दिया जाए। लेकिन अली, और हाँ अक्सर होता भी है जब आप ज़्यादा बात करते हैं तो कहते हैं बस ये इसका आखिरी प्रोजेक्ट होगा, इसको दोबारा ना बुलाना बिकॉज दिस इज़ अ ट्रबल मेकर। लेकिन जिनकी फेस वैल्यू है वो तो फिर किसी पोजीशन पर होते हैं। जो आपका टेक्निकल स्टाफ है, जो आपके साथ बाकी स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनकी तो मुझे लगता है कोई सुनवाई नहीं होती, पैसे लोग खा जाते हैं और कोई उसको जवाब भी नहीं देते। Then again it comes down to the डर फैक्टर। हर किसी की एक लिमिट सेट होती है डर के ऊपर। अब एक आर्टिस्ट जो स्टार्ट कर रहा है उसका डर लेवल उस आर्टिस्ट से कहीं ज़्यादा होगा जिसके एटलीस्ट एक चैनल पे, एक प्रोजेक्ट में या एक बिजनेस के ऊपर पैर जमे हुए हैं। वो जब एक नए शो की तरफ जाएगा या स्टार्ट करने की तरफ जाएगा तो उसका डर फैक्टर उस चीज़ को हिंडर करेगा जो आपके दूसरे एक सेटल्ड बंदे को हिंडर नहीं करेगा। बिल्कुल सही। तो इस वजह से अक्सर आप डिफरेंस देखेंगी कि एक बंदा जो काफ़ी स्टैब्लिश्ड है और एक बंदा जो नया स्टार्ट कर रहा है, उनके एक्शन में भी व्हेन इट कम्स डाउन टू द हक, अगर कॉम्पनसेशन की बात करें तो जो एक्शन
उस मौके पे एक वेल स्टैब्लिश बंदा लेगा, वो एक्शन काफ़ी डिफर करेगा टू द न्यूबी, और तभी उसको लोग स्ट्रगलिंग फेस भी कहते Exactly. हैं। अभी कल ही मैं किसी का एक प्रोमिनेंट एक्टर, उन्होंने कहा कि जी जब मैं पहले इंडस्ट्री में आया तो लोगों ने कहा आपका वज़न भी ज़्यादा है, आपके दांत भी टेढ़े हैं, आपको कोई काम नहीं मिल सकता। अब ना इस किस्म की जो बॉडी शेमिंग होती है, बाकी चीज़ों पे तो हम आते हैं, पाकिस्तान में क्या बॉडी शेमिंग या उसके वजह से होने वाला जो आपका एक मेंटल ट्रॉमा है उसका कोई इदराक है? और ये हर जगह होता है, चले मीडिया को छोड़ें, बहुत सारे कॉन्टैक्ट पोजीशंस के लिए जहां आपने एंड कस्टमर से इंटरेक्ट करना है, साफ कह दिया जाता है कि वी नीड अ सर्टेन काइंड ऑफ अ पर्सन। मुझे ये लगता है हर बिजनेस में ना, हमारे यहाँ तो स्पेशली माफिया सेट है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो ऑलरेडी वहाँ पर हैं, जिन्होंने स्टेबलाइज कर लिया है वो कल्चर। अब आप ये मेंटल हेल्थ का ले लें, अब आप ये मीडिया इंडस्ट्री का ले लें, आप लॉ इंडस्ट्री, किसी चीज़ का भी ले लें, तो वो जो माफिया होता है ना, उनका पर्पज़ ही यही होता है कि जब हम न्यू एंट्रीज़ को देखते हैं तो उनके अंदर डाउट इन्फ्लिक्ट किया जाए, राइट। अब डाउट में बॉडी शेमिंग एक पार्ट होता है। आप उनके खिलाफ इतनी बात कर दें या उनके बारे में इतनी बात कर लें, खासतौर पे फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में, क्योंकि वो हम वैसे ही एज ए नेशन बहुत पर्सनल होल्ड करते हैं, कि आप वहाँ पर डाउट क्रिएट कर दें और छोड़ दें। माफिया का काम और कुछ भी नहीं होता, फियर डालना भी नहीं होता, कभी कभार आपके दिमाग में वो डाउट डालते हैं और वो छोड़ देते हैं, और वो डाउट्स इतने बड़े सीड्स विद इन बन जाते हैं जब आपको कोई बोल दे कि तुम ऐसी दिख रही हो, और बस फिर वो आपको अकेला छोड़ दे। आप इनफ होते हैं अपने आप को तबाही पहुंचाने के लिए कि आप खुद ही नेविगेट करना छोड़ दें, आप पीछे हटना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत कॉमनली हर करियर में, हर बिजनेस लाइन में मौजूद होती हैं। अब इससे कम बैक कैसे करना आता है, देखिए इसका कॉम्पनसेशन कोई भी नहीं हो सकता, इसीलिए जब इमोशनल डैमेज की बात आती है तो कॉम्पनसेशन बहुत ट्रिकी हो जाती है, और उसको पहले तो स्टैब्लिश करना उस क्लेम को बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आपके पास एक साइकोलॉजिस्ट का एनालिसिस हो, किसी ने आपको कहा हो कि हाँ जी दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, बट देयर इज नो वे टू मेजर इट, देयर इज नो, इसीलिए तो कॉम्पनसेशन बहुत ट्रिकी होती है व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ। सामने वाला प्रूफ करना, आप जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिफेंड करने के लिए, ये बहुत पर्सनल लेवल पे हो जाता है कॉम्पनसेशन व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ। सही। सो इसकी नेविगेशन कैन ओनली बी डन प्रोफेशनली, दैट आल्सो हैव अ लेवल ऑफ एरर, जो कि हम काउंट कराते हैं कि ये दिस इज अ लेवल ऑफ एरर जो आप पूरे तरीके से कभी प्रूव ही नहीं कर सकती। यू प्लेइंग विद ह्यूमन साइकी, यू कैन नॉट बी बट ऑल इज़ नॉट बैड। आपके पास कहीं कहीं ये प्रॉब्लम यानी ये लीवे मौजूद है, ख़ास तौर पे अगर आप कंज्यूमर कोर्ट्स में जाना चाहें। अगर किसी ने क्लेम किया है कि जी इस डब्बे के अंदर खालिस दूध है, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह, और उनका क्लेम झूठा है जिसकी वजह से आपकी तबीयत ख़राब हुई है या आपने कोई और नुकसान भुगता है, तो यू कैन एक्चुअली टेक देम टू द कंज्यूमर कोर्ट्स, जहाँ पे फ़ैसला 30 दिन के अंदर होना होता है। दानिश, यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? अच्छा, एक तो आपके इन चीज़ों के लिए एविडेंसेस स्ट्रांग होने चाहिए। Okay. जिस तरह अभी मैडम ये बात कर रही थी, आपके इमोशनल हेल्थ के डैमेजेस आपको कैसे हुए हैं। देखें, कंपनसेशन होता है एक पिकनियरी पैसों के लेवल पे। आप डॉक्टर साहबा के पास गए, आपने उनसे स्लिप बनवाई, आपने मेडिसिन के वो खर्चे सारी दी, एविडेंस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। मोर ओवर, आप महीने में कमाते थे 10 लाख रुपए, अब आप 3 लाख कमाने पे आ गए, दिस इज अगेन एन एविडेंस। ठीक है, इन चीज़ों की बुनियाद पे आप कंपनसेशन बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। और सेम आप कंज्यूमर कोर्ट की जिस तरह बात कर रही हैं, वहाँ पे भी सेम यही चीज़ है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में उसको प्रूफ करना होता है कि प्रोडक्ट आपको जो डिलीवर की गई वो प्रोडक्ट सही नहीं थी। लेकिन आमतौर पे तासुर लोगों का ये है कि हर जगह पैसा चलता है, असर और रसूख चलता है, और कई लोग इस बात से घबराते हैं इसलिए कि किसी की भी कोई बड़ी शॉप है, कोई बड़ा ब्रांड है, बड़ी कंपनी है, तो उनके पास वसाइल एक आम आदमी से कहीं ज़्यादा होते हैं। अच्छा, मैं आपको इसमें अर्ज़ करूं कि जिसके वसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी बड़ी कांच की बहुत बड़ी इमारत होती है ना, वो डरता भी सबसे ज़्यादा वही है। सही। अगर एक आम आदमी एक बड़ी कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में चला जाता है तो उसको चुप करवाने के लिए अपनी डिफेमेशन वगैरह, मैं इस चीज़ को इस लिहाज से ना लिया जाए कि लोग ब्लैकमेल करना शुरू हो जाएं, हमें इस चीज़ को रोकना चाहिए। बट जो जेन्युइन जो चीज़ें हैं आपको उसमें जाना चाहिए और ज़रूर जाना चाहिए। और इसमें आपको जो ये सिविल लिटिगेशन, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आम तौर पे मैं देखती हूँ आए दिन पाकिस्तान की मुख्तलिफ बड़ी कंपनीज़ की बात नहीं करी, वहाँ तो फिर भी कुछ स्टैंडर्डाइजेशन बेहतर होती है। हम देखते हैं कि छोटी छोटी बेकरीज़ हैं, बड़ी नामवर बेकरीज़ हैं, उनके खाने की चीज़ों में से कभी मरा हुआ चूहा निकल रहा है, कभी मरी हुई छिपकली निकल रही है। वाई आर पीपल नॉट गोइंग टू द कंज्यूमर कोर्ट्स? ये क्यों नहीं सील होती हैं ये वाली बेकरीज? बिकॉज अवेयरनेस नहीं है। इसमें सिर्फ कंज्यूमर कोर्ट का पार्ट नहीं आता, यहाँ पे फूड डिपार्टमेंट, फूड इंस्पेक्टर पंजाब में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम कर रहे हैं। सिंध में भी अभी ये एक्टिव होना शुरू हो गए।
बहुत ज़्यादा इस पे काम हो रहा है, इसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा, लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं हो रही। ये बेकरियां सील भी हो रही हैं, हमारे यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर साहबान जो हैं वो सील भी करते हैं इन बेकरीज को, बट ऑब्वियसली अंडर द टेबल ब्राइब दे के कुछ चीज़ें हो भी जाती हैं, बट मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सारा सिस्टम ख़राब है, बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। सो देयर इज़ अ सिस्टम इन प्लेस, उसके अंदर से जो आपके हुकूक हैं, जो आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए, वो बड़े अहम हैं। अच्छा जी, ये तो वो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप कानूनी चाराजोई कर सकते हैं, लेकिन जहाँ बात आ जाती है अपने करीबी लोगों की, जैसे बहुत अच्छा कोई दोस्त था या रिश्तेदार था जिसके साथ आपने कारोबार करने का सोचा, या आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में आपने धोखा खाया, तो उसकी कॉम्पनसेशन क्या होती है? अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी का नुकसान करें तो उसका हर्जाना क्या होना चाहिए। वैसे तो आपका दीन और एक अच्छी एथिक्स आपको ये सिखाती है कि आपके ज़मीर की आवाज़ होगी। अगर आप किसी का नुकसान करेंगे तो आपका ज़मीर आपको सोने नहीं देगा। अब ना ये गिल्ट बेसिकली, यानी लॉ, लिटिगेशन, ये तो बात की बात आती है। हम ये देख रहे हैं कि माशरे में इतनी नफसा नफसी है कि अगर आपकी वजह से किसी का नुकसान हो जाए या आपका दिल बदल जाए, आपने किसी से वादा किया, आप उस वादे को पूरा ना करें, यू डीम इट एज कोलैटरल डैमेज कि ईच मैन फॉर हर सेल्फ और हिमसेल्फ, मेरा क्या है, आपने अपने आप को संभालना है। इज़ दैट वे वी आर कमिंग टू एज अ सोसाइटी? यस वी आर। और इसमें सबसे ह्यूज कंपोनेंट होता है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप ना ऐसे ट्रीट करने लगते हैं अगले बंदे को कि ओ वो अडल्ट है, ठीक है, उसने कंसेंट दिया था, और आप ना डिफ्यूज़ करते हैं रिस्पॉन्स। मैंने किसी का नुकसान किया, मैंने बोला कि मैं इस वक्त यहाँ पहुँचूंगी, मैं नहीं पहुँची। अब उसमें वो अगला बंदा इन्वॉल्व था नहीं था, मेरी ज़बान थी मैं यहाँ पहुँच जाऊँगी, मैं नहीं पहुँची मेरे अपने रीजंस की वजह से, राइट। अब मैं अपने आप को तसल्ली कैसे दूंगी? यहाँ ना क्या होता है, जब आप गलत करते हैं ना तो आप अपने आप को तसल्लियाँ देते हैं, आगे वाले को आप थोड़ी देर के लिए पिक्चर से निकाल देते हैं, क्योंकि अगर आपने पिक्चर से नहीं निकाला तो आपका तो गिल्ट आपको रहने नहीं देगा, और गिल्ट है तो एक्शन आ जाएगा सितरा, आज नहीं तो कल आ जाएगा। कॉम्पनसेशन किसी भी तरीके से हो जाती है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, वो डिस्टेंस करते हैं उस बंदे से जिसका डैमेज हुआ है, जिसने इंतज़ार किया, जिसने जो भी किया, और वो यहाँ अपने बारे में सोच के डिफ्यूज़ करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो एक अडल्ट था, अच्छा उसको भी तो आना था, अच्छा ये भी हो। आप क्या करते हैं, आप अकाउंटेबिलिटी से भागते हैं। लेकिन मुझे बताओ कि आजकल जो इतने वो किस्म की हमारे यहाँ पोस्ट होती हैं, उसमें कहा जाता है कि गिल्ट बेसिकली एक अननेचुरल इमोशन है। ये तो देखो, छोटा बच्चा अगर कुछ तोड़ भी दे या आपको इनकन्वीनियंस करे तो उसको कभी गिल्ट नहीं हो रहा। गिल्ट तो हम उसको सिखाते हैं कि गिल्टी होना चाहिए, हम उसको बताते हैं कि ये कॉन्शियस, लेकिन दैट इज़ परहैप्स द राइट एंड रॉन्ग की तफरीक जो हम उसको सिखा रहे हैं। तो ये गिल्ट नेचुरल है, अच्छा है, हेल्दी गिल्ट क्या होता है? गिल्ट नेचुरल है, Okay. ये बिल्कुल नेचुरल है, और ये आपके सिखाए बगैर भी इंस्टिंक्चुअल होता है। जब आप कुछ गलत कर देते हैं तो ये आ जाता है, तो ये आपके सिखाने ना सिखाने से नहीं आएगा। सिखाने ना सिखाने से गिल्ट को हम प्रमोट करते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप उसको बेस लेवल पे रहने देना तो गिल्ट आपको हार्म नहीं करता, राइटफुल होता है, आपको पता होता है कि मैंने गलत किया है, सही। हम क्या करते हैं पेरेंटिंग के थ्रू, उस गिल्ट को बहुत प्रोमिनेंट पकड़ते हैं, गलत हो गया उसको वहीं पे रेक्टिफाई करो, उसको हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। यस, और वो जो होता है ना, फिर वो गिल्ट अननेचुरल हो जाता है, और दूसरा वो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। तो यहाँ मोस्ट अडल्ट जो गिल्ट महसूस करते हैं, दिस इज ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। माँ बाप बीमार है, मैं काम पे था, मैं नहीं, ओके अंडरस्टैंडेबल, दिस इज अ नेचुरल सिचुएशन, नो दे ओवर गिल्ट, मैं यहाँ नहीं पहुँच सका, मैंने ये नहीं किया, मैं ये नहीं कर पाया ना। इस केसेस में यस, गिल्ट बिल्कुल अननेचुरल हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते जाएं और आप गिल्टी होते जाएंगे। सो आपको अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेस पता है कि मैंने यहाँ पर क्या करना था और मेरा क्या हक था, तो गिल्ट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक टू गो इनटू दिस कॉन्वर्सेशन। मुझे ये बताएं दानिश के बहुत सारे मीडिया के या प्रोमिनेंट लोगों को एडवोकेट्स के तौर पे या फिर एम्बेसडर्स के तौर पे कंपनीज हायर करती हैं। वो जो डेटा आपको दे रही हैं या जो उनका मैसेज है कम्युनिटी के लिए, या जो एडवर्टाइजिंग मैसेज है, आपको कहा जा रहा है मिसाल के तौर पे 14 दिन में आपका हेयर फॉल ख़त्म हो जाएगा, 14 दिन में आप गोरे हो जाएंगे, 14 दिन में आप दुनिया का हर मिरेकल और एक बोतल के इस्तेमाल से आप अचीव कर सकते हैं। वहाँ पे वेयर डज द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई? कल को अगर पता चलता है कि ये कंपनी झूठ बोल रही थी या इस ब्रांड का क्लेम गलत था, तो जितने इंडोर्स करने वाले हैं, जितना उसके साथ, यानी वो जो एड में जिस बेचारे ने लाइट भी लगाई थी वो भी गिल्टी है? नहीं जी, ये एक्चुअली मार्केटिंग टेक्निक है। हाँ। ठीक है, इसमें गिल्ट उस वक्त आएगा जब वो प्रोडक्ट जो इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं वो उस चीज़ में ना डालें। हाँ। आप उनको उस वक्त गिल्टी कह सकते हैं, बिकॉज देखें, एक ही चीज़ है, एक आदमी के बाल सफ़ेद हैं, 10 आदमियों के बाल सफ़ेद हैं, 10 का वो ही एक मेडिकल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। सही। 3 लोगों पे वो असर करेगा, 4 पे वो नहीं करेगा।
तो यहाँ पे गिल्ट वाला फैक्टर, और मैं एक अर्ज करूँगा कि गिल्ट एक बहुत बड़ी ह्यूज टर्म है, इसको हम थोड़ा सा लाइट करके लें तो बेहतर है, क्योंकि गिल्ट हमें इसको नहीं बोलना चाहिए, हम कहें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। I think you're right. बिकॉज गिल्ट जो है ना वो is a very huge sentence And to I think say it starts कि किसी with का मर्डर guilt, करने but- के बाद one should be guilty. आई थिंक कि आप उसको लेके जा रहे हैं, लीगल इस्तिलाह में यकीनन गिल्टी का मतलब होता है कि आपसे उस जुर्म का इर्तिकाब हुआ है, सो अ वेरी डिफरेंट डेफिनेशन है। लेकिन मुझे बताओ दानिश कि आपने जैसे अभी कंज्यूमर कोर्ट्स का जिक्र किया, अगर किसी को प्रोडक्ट मिलती है और पता चलता है कि उसमें एक्सपायर्ड इंग्रेडिएंट्स थे, किसी का मेडिकल नुकसान हुआ है, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इसको रिपोर्ट करने का या कंज्यूमर कोर्ट में जाने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि पहले आप वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे, ठीक है, उसमें आपके पास उसकी रिसिप्ट होगी प्रोडक्ट की, ठीक है, आप वो फिर आप उसकी केमिकल एनालिसिस करवाएंगे। यहाँ पे हैं अपना यूनिवर्सिटी रोड पे एक इदारा है जो कि आपको ये चीज़ करके देता है कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं है। ये सारे एविडेंसेस लेके और आप अपने नुकसान के साथ, अगर आप लेट्स सपोज हम अभी बालों की बात कर रहे हैं, तो आप एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास आप जाएंगे, आप बताएंगे ये प्रोडक्ट लगाने से पहले आई वाज दिस और अब लगाने के बाद मुझे ये हो गया। आपकी उसकी रिसिप्ट भी अटैच करेंगे अपनी पिक्चर्स के साथ। आप उस कंपनी का प्रॉपर एक केस बना के आप एक लॉयर की अगर इसमें सर्विसेज लेना चाहो, ना भी लेना चाहे, कंज्यूमर कोर्ट में आदमी खुद भी जा सकता है, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट दैट वुड बी क्वाइट कॉस्टली फॉर यू कि आप इतनी बार जा रहे हैं, आपके लॉयर जाएं तो दैट विल बी बेटर। आपने वो केस आपने फाइल कर दिया, आपने देन आपका एविडेंस लीड होगा, देन उनका एविडेंस आप पे वो क्रॉस किया जाएगा आपको कि प्रोडक्ट आपको जो है उनके लॉयर्स आपको क्रॉस करेंगे कि ये आप कुछ और प्रोडक्ट आपने लगाई होगी, देन यू हैव टू प्रिपेयर। अच्छा, ये आपका केस टू केस वैरी करेगा, लेकिन ओवरऑल आपके पास ये तरीका मौजूद है कि एविडेंस कलेक्शन करनी है, एविडेंस की वेरिफिकेशन करें। अगर किसी प्रोडक्ट पे आपको ये गुमान है कि इसके इंग्रेडिएंट्स सही रिपोर्ट नहीं है या मिस कमिटमेंट है, सो दे आर लैब्स अवेलेबल जो आपको उसका एक बायोप्सी फ्री करके दे सकते हैं। अली, मुझे बताओ, ये तो सेहत का नुकसान है, बाकी चीज़ों का है, मेंटल ट्रॉमा की भी हमने बात कर ली। टाइम रिलेटेड कभी लोग वादा करते हैं कि जी मिसाल के तौर पे तुम्हारा फ़लाना काम इतने दिन में हो जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिसमें आप यानी वेंडर्स की बात कर लें, किसी ने कहा कि जी आपके घर की वायरिंग चेंज करनी है, मैं इतने में कर दूंगा, पैसे आप ले लिए। कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, प्रोजेक्ट पकड़ लिया, लेकिन फिर आपका टाइम ज़ाया कर रहे हैं। इसकी कॉम्पनसेशन होती है हमारे माशरे में? देखिए, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जहाँ होती भी है, लेकिन नुकसान एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ लॉस। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करें और एक प्रोजेक्ट की ड्यू डेट है, तो अगर आपने उस ड्यू डेट को क्रॉस किया तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, फिर लेबर का टाइम भी बढ़ेगा, तो वो चीज़ कभी रिटर्न नहीं हो सकती। मतलब टाइम इज़ मनी। जैसे आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि कई एजेंसीज को आप हायर करते हैं कुछ प्रोजेक्ट करने के लिए, आपके प्रोजेक्ट की या आपके इवेंट की डेट आगे होती चली जाए, कॉस्ट चेंज हो गई है उससे रिलेटेड जो है, यानी जो काम अब लाख में हो सकता था अब 1.5 लाख में हो रहा है, लेकिन जिस प्रोजेक्ट प्राइस पे आपने उसको लॉक किया हुआ है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एजेंसी या वेंडर आपको उसी में डिलीवर करके दे। तो हम कौन सी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, हम कौन से लकूनास छोड़ रहे हैं जिसकी वजह से हम ना डैमेजेस क्लेम कर पा रहे हैं बल्कि हमें भरपाई भी करनी है उसकी? सिचुएशन वहीं घूम कर आती है कि हमारी आवाम को अपने हुकूक नहीं पता, दे डोंट नो द कॉन्स्टिट्यूशन के इसको कैसे अप्रोच करें, उनको एक रास्ता नहीं पता। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो उसमें डिले में अक्सर ये भी होता है नुकसान के काफ़ी स्पॉन्सर्स मीडिया इंडस्ट्री से कोई इवेंट हो रहा है, तो अगर एक प्रोजेक्ट की डेट आगे बढ़ती जा रही है तो बजट इंक्रीज़ हो रहा है, ना सिर्फ इंक्रीज़ हो रहा है बल्कि जो स्पॉन्सर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अक्सर पुल आउट कर देते हैं, तो लॉस का जो गैप है वो काफ़ी बढ़ जाता है। उसी की वजह से वो इवेंट यूजुअली फेल हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है और वो लॉस नहीं कवर किया जाता। आपका मशवरा क्या होगा जो आने वाला नया टैलेंट है? मैं तो सबको कहती हूँ भाई पहले एडवांस लो, कोई भी प्रोजेक्ट ओके करने से पहले एडवांस लो ताकि आपके कुछ तो बेसिस कवर्ड हो। क्या कहेंगे अली? आई विल कम्प्लीटली अग्री विद यू। हाँ ना? साथ में मैं ये भी उन्हें एडवाइस करूंगा कि बिलीव इन योर सेल्फ बिकॉज कॉन्फिडेंस इज द की। If you don't believe in yourself, you're going to do something in life or you have the ability to perform, then people are going to walk all over you. Absolutely. I think this is a very key point. एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अकरम साहब, क्या कहेंगे? सदरा इकबाल साहबा, एक तो लोग मफरूजों पे बात करते हैं, मैं वो करूँगा जो जिंदगी में पेश मेरे अपने साथ आई। मैंने ये दूध पूरे पाकिस्तान में पाउडर मिला बिक रहा है जी, मिल रहा है जहर लूदा,
इसके ऊपर लिख लिख के मेरी कलमें भी घिस गई, हाथ भी थक गए, कहे तो मैं सारी प्रेस आपको भेज दूं, कभी किसी ने कार्रवाई नहीं, थोड़े दिन पकड़ते फिर छोड़ दे। आने के तबाद जैसे एरिए में लोग मौत के भाव में जा रहे हैं और 4 किलोमीटर का शहर, इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनियों का जूस है, वो 200 या 300 की बाटल मिलती है। इस पर मैंने दर्जनों बार लिखा और मीटिंग में भी कहा, कोई कर। अच्छा, इसी तरह फूड अथॉरिटी बनी है, इसका इख्तियार उन्होंने कैंट एरिया से खत्म कर दिया। इसी तरह ब्रांड की कंपनियां, एक दफा मैं उनके पास वक्त लेने गया, मेरी बेटी फॉरेन से आई थी, वो 25 से 30 हजार में दे रहे थे, वही बाजार से 100% मैंने 12,000 का लिया। 12,000 का। तो मुझे ये बताएं, ब्रांड वाले के पास ना कोई गारंटी है, ना कोई ऐसी अथॉरिटी है, ना वो लिख के देते हैं ये चीज जूता इतने का है, बक्स इतने का खराब हो जाए तो साल के बाद हमें वापस कर दे, जैसे फॉरेन में होता है। यहाँ कोई भी नहीं है, वही बाजार से चीज खरीद के लाते हैं, ला के अपनी दुकानों पे रखा हुआ है और उसका पैसा डबल से डबल लेते हैं। बल्कि उसमें भी कहा जाता है अकरम साहब कि अगर किसी जगह से आ रहा है तो टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, कितनी तो क्वालिटी की किस्में रख दी गई हैं और कहा जाता है कि जी ये गलती आप ही की थी। वही बात है कि पूरे माशरे में विक्टिम शेमिंग इतनी ज़्यादा है कि अगर आपके साथ किसी कंपनी की वजह से, किसी प्रोडक्ट की वजह से नुकसान हुआ है या आपने कोई चीज़ ख़रीदी बड़े चाव से और वो ख़राब हो गई है, तब भी कहा जाता है कि गलती आप ही की थी, आपने गलत चीज़ में इन्वेस्ट कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नुकसान तो नुकसान, लेकिन हम इस बात को मानना भी नहीं चाहते एट टाइम्स कि हमारा नुकसान हुआ है। जितनी तकलीफ़ होगी, गुस्सा होगा, उसको हम अपने दिल में रखेंगे, लेकिन हम उसका हर्जाना, उसके मुद्दई भी नहीं बनते जस्ट बिकॉज वी डोंट वांट टू लेट द पीपल नो दैट वी वर सो वीक। मिसाल के तौर पे अली, अगर हमारे यहाँ आजकल रोड पे स्ट्रीट क्राइम, स्नैचिंग की वारदातें इतनी होती हैं, हम उसमें भी किसी को नहीं बताते कि हमारे साथ कुछ हो गया, या जब बताते जब वी आर सॉर्ट ऑफ ओवर इट और हम उसके ऊपर मजाक कर सकते हैं कि यार तुम्हारा भाई तो इधर से जा रहा था फिर अचानक से आया, हालांकि मुझे पता था, और बल्कि उसमें कोई ना कोई अपनी चालाकी का अंसर भी डालते हैं कि मेरा नुकसान तो इससे भी ज़्यादा हो सकता था, मैंने अपने आप को बचा लिया, घड़ी तो मैंने छुपा ही ली, फलाना ढिमाका। ये दिस नीड टू ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, आपके ख्याल में? एब्सोल्युटली, स्पेशली लड़कों में, क्योंकि जो उनको तालीम दी जाती है वो स्ट्रॉन्ग, यू आर अ मैन, यू हैव टू बी द मैन ऑफ द हाउस, तो आपको एक एडल्ट अपना पर्सोना मेंटेन करना पड़ता है फ्रॉम अ वेरी यंग एज। तो जब किसी लड़के के साथ ये किस्सा वाक़ होता है और वो उस पर एक्शन नहीं ले सकता, नोइंग कि दैट्स द करेक्ट डिसीजन, तो उसको एक अंदर डर बैठा होता है कि मेरी रिस्पेक्ट, मेरा मर्दानापन चैलेंज होगा इफ़ आई टेल समबडी कि आई गॉट मग्ड, अनटिल अनलेस वो उसमें झूठ या सच का कोई एक चटपटा सा मसाला डाल सके, वो उस चीज़ को नहीं बताएगा। फ़ोन कहाँ गया, गिर गया जेब से बाइक चलाते हुए, या मैं ऑफिस में भूल गया हूँ ऑफिस पे, इस तरह के आपको बहाने सुनने को मिले, क्योंकि बचपन से स्पेशली मर्दों को ट्रेन ऐसे किया जाता है, ट्यून ऐसे किया जाता है कि यू आर द मैन ऑफ द हाउस, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, फिर इसकी एक्सट्रीम देखो अली कि अगर खुदा ना खासा बड़ा नुकसान हो गया, जैसे कारोबार में नुकसान हो जाए, कोई आपको बेवकूफ़ बना के बड़ी रकम हथिया ले, उस पर मैंने देखा है कि आप इतने तनहा पड़ जाते हैं, जैसे अभी हाल ही में हमने केस देखा कि पीपल टेक एक्सट्रीम स्टेप्स लाइक अटेम्प्टिंग सुसाइड बट स्टिल नॉट टेलिंग पीपल कि यार मेरा नुकसान हुआ। यानी हमारी बतौर माशरा एक विक्टिम के साथ किसी भी हाल में सिंपैथी नहीं होती। उसके पीछे देन अगेन सेम रीज़न थोड़ा सा हटके ये है कि एक इंसान जब एक डिसीजन लेता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ अ बिजनेस, तो ही इज़ लुकिंग एट थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कि ठीक है ऐसे करना है, ऐसे होगा, ऐसे होगा। अब वो 4 जगह पे ये सोच के फिर उसके आउटकम रिजल्ट पे चला जाता है कि ठीक है जी रिजल्ट पॉजिटिव होगा और होगा, ज़रूर होगा, और ये होगा। ही इज़ नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट एंड नॉट प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर द वर्स्ट आइदर। बिल्कुल। आमना, इज़ दिस रियली स्ट्रेंथ कि अगर आप किसी को ना बताएं कि किसी ने आपका नुकसान किया है, आप अपनी बदनामी से डर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आप अगले को, मैंने यहाँ तक देखा लड़कियाँ मिसाल के तौर पे इफ़ दे हैव किसी भी रिलेशनशिप में अगर धोखा खाती हैं, तो रादर देन टेलिंग पीपल अबाउट इट दैट दिस इज़ अ लाउजी मैन, स्टे अवे फ्रॉम हिम, वो चुप साध लेती हैं। और उसमें एक एलिमेंट मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि उनको लगता है कि मैं चुप रहूँगी ना तो इवेंचुअली ही विल रियलाइज़ के आई एम सो गुड। ये क्या बकवास है? स्ट्रेंथ तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन इसके पीछे की इंटेंशन बहुत मायने रखती है। हाँ। कुछ लोग स्मार्टली चुप रहते हैं और वो सही वक्त का इंतज़ार करते हैं। आई एग्री, उसमें स्ट्रेंथ है, उसमें खामोश रहना, स्टेप बैक कर लेना, रिएक्ट ना करना बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल। आपकी इंटेंशन ये हो कि वो पलट के आएगा, ये सब कहानियाँ होती हैं, और हो भी जाए सही तो ये किस्मत होती है। लेकिन अगर स्ट्रेंथ इसमें है कि मैं
कुछ जगहों पे आपको रिस्पॉन्ड रिएक्ट फ़ौरन करना होता है, और उसमें मैं बार बार पूछूंगी आपकी ना इंटेंशन क्या है पीछे। इंटेंशन ये है कि मैं पीछे ले रही हूँ क्योंकि मैं वेट करना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ सिनेरियो क्या है, फिर मैं बोलना चाहती हूँ ताकि उसकी अहमियत हो, तो येस यू शुड। अच्छा, वक्त की बात क्विकली करूँगी, और ये सवाल भी आया था मिसाल के तौर पे एक हस्बैंड एंड वाइफ हैं एंड फॉर वट एवर रीजंस आर बीइंग गिवन कि हम ये काम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अभी लाइफ सर्कमस्टांसेस ये हैं। टू बी मोर स्पेसिफिक, मिसाल के तौर पे फैमिली प्लानिंग लोग करते हैं, लेकिन इसके अंदर द वुमन इज़ एट अ ग्रेटर रिस्क बिकॉज ऑफ हर बायोलॉजिकल एज। तो वहाँ पे आप दुनिया को बता भी नहीं पाते कि यार ये जॉइंट डिसीजन था या आई वाज बीइंग कोअर्स्ड टू टेक दिस डिसीजन। आपका मशवरा क्या होता है लोगों को? मैं आपका सवाल, आप मुझे सवाल थोड़ा सा बताएं। कोहर्स इनटू व्हाट? कोअर्स्ड इनटू नॉट स्टार्टिंग अ फैमिली एंड देन लेटर ऑन रियलाइजिंग, अब जिस तरह कहते हैं ना कि आपका वक्त तो गुजर गया, नाउ यू आर अनएबल टू हैव चिल्ड्रन, लेकिन आपको कहा जा रहा था कि यार ये तो जॉइंट डिसीजन थी। इसका कोई हर्जाना नहीं भर सकता। यहाँ पर शेम अटैच है इस पूरे कंपोनेंट में, और यूजुअली भी डिसीजन मेकिंग में ना शेम अटैच हो जाती है। शेम अटैच है, अब जैसे आपने बोला बायोलॉजिकल फैक्टर था, ठीक है, आपको इनटू कंसिडरेशन लिया नहीं गया। यूजुअली इन डिसीजन में देखा जाता है डिसीजन एक ही बंदा ले रहा होता है, दूसरा बंदा सिर्फ इन्फ्लुएंस्ड होता है। अब आप पूछे डिसीजन ले कौन रहा है, ना हमेशा शौहर नहीं होते, कभी कभार ये औरतें भी होती हैं। हाँ। कभी कभार अब ये इसमें होता है कौन सा डोमिनेंट पार्टनर है जो कि रहा है। अभी आप पार्टनर्स पे अप्लाई कर दें, पेरेंट्स पे अप्लाई कर दें, सिबलिंग्स या फ्रेंड्स पे, जो डोमिनेंट पार्टी है ना डिसीजन सिद्रा वही लेती है। स्मार्टर क्या करती है कि आपको ये एहसास दिलाती है दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इट। एंड मोस्टली यहाँ पर कोहर्स आता है दैट आई फील लाइक आई एम अ पार्ट ऑफ इट, आई गो इनटू इट, लेटर आई रियलाइज नो ये तो मेरे लिए था, मुझे तो कुछ और चाहिए था, ही मेड अ फूल आउट ऑफ मी और शी मेड अ फूल आउट ऑफ मी। कोहर्स सिर्फ तब आता है आपका ना, कोहर्स के बीच में देखिएगा कंसेंट का एक प्राइमरी लेवल होता है जो कि सिर्फ थॉट में होता है। और हमारे आधे से ज्यादा मसाइल यही होते हैं बिकॉज दीज आर नॉट कॉन्ट्रैक्टेड। यहाँ इन चीजों की कहीं लिखत पढ़त नहीं होती। तो हाउ डज वन स्टे इन देयर पावर, यानी आपको ये रियलाइज कैसे हो कि आप अपने वक्त, अपनी एफर्ट, अपनी एनर्जी, अपना जो भी असासा है एंड व्हाट यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल, यू आर अटैचिंग वैल्यू टू इट। बहुत बेसिक चीजें हमें कहते हैं इमोशन में आके फैसला ना करें। You're having a moment of your life, you're having a moment with your husband, you're having a moment with your parents, don't decide. Be there, listen to it, you go and have your separate time. That is a time जो आपको realize कराएगा कि मैं उस time में जो महसूस कर रही थी मैं अभी महसूस नहीं कर रही, और फिर क्यों नहीं कर रही, मेरे पास क्या 4 फैक्टर्स हैं। क्योंकि देखें जब हम एक माहौल बनाते हैं ना, वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है ये बोलने के लिए अच्छा चलो यार कर दो, इसके लिए ये कर लेते हैं, एंड वो बात में and we all have this innate desire to be good people कि मैं अच्छी इंसान हूं, मैं ये कर सकती हूं। you pick up that moment, आपको वो अप्रिसिएशन नहीं मिलती, आपको लगता है चल सकती है, एंड देन एज सून एज यू सी ये अपने आप को डिस्टेंस करते हैं, आपको पड़ता है नहीं ये तो मुझे नहीं चाहिए। एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो व्हेन यू रियलाइज कि आपका नुकसान कब और कहाँ हुआ है। तो हमेशा बहुत ज़बरदस्त एडवाइस है, आई थिंक इट अप्लाइज टू एवरी लाइफ सिचुएशन। जज्बाती होकर कोई फैसला ना करें, अपने आप को उस सिचुएशन से थोड़ा जूम आउट करें, डिस्कनेक्ट करें एंड टेक अ लिटमस टेस्ट ऑफ हाउ यू फील अबाउट इट। थैंक यू सो मच आमना, दानिश एंड अली फॉर बीइंग हियर। बड़ा डाइवर्स टॉपिक था क्योंकि नुकसानात की कई इकसाम होती हैं। आपके पैसे का नुकसान हो सकता है, एसेट का, रेपुटेशन का, आपके जज्बाती एक लगाव का। कहीं ना कहीं जब आप ये ग्रीवियंस फील करें, सो यू हैव टू कम अप विद अ वे ऑफ कॉम्पनसेटिंग योरसेल्फ और कमिंग टू टर्म्स विद इट। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।